हाय फ्रेंड्स, यह रांची जनजाति पार्ट 2 का वीडियो है। रांची जनजाति के प्रथम भाग में हमने रांची जनजाति की उत्पत्ति, उनका निवास स्थान, उनकी प्रजातियां, वंशज, उनकी भाषाएं और रांची जनजाति की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी से बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ था और बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हमने समझा था। यदि आपने रांची जनजाति के प्रथम भाग को नहीं देखा है तो एक बार रांची जनजाति के प्रथम भाग को देख लीजिए। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को देखेंगे, उनको समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छी से समझ में आ पाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम रांची जनजाति पार्ट 2 का वीडियो को। रांची जनजाति का समाज। रांची जनजाति का समाज कैसा है, एक बार यह देख लेते हैं। देखिए, रांची जनजाति जो कि वनों में निवास करती थी, जिसको हम वन मानुष कह रहे हैं, जंगल के राजा, वन रावत, यह बिल्कुल जंगलों में निवास करते थे, यानी फिर बाहरी दुनिया से, बाहरी समुदाय से अलग निवास करते थे। दूरी थी इन दोनों के मध्य। अब जंगलों में तो निवास करते थे, तो भोजन के लिए जो सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते रहते थे। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन जंगलों में रहने के लिए इनके लिए आवश्यक था कि ये आपस में मिलजुल कर रहें। और यही कारण है कि राज्य समुदाय में जाति विभाजन नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने राजी जनजाति के कई उपजातियों में बांटा हुआ है। जैसे हमारे धर्मेंद्र सिंह, सीएम अग्रवाल और संजय कुमार टमटा और हमारे जय सिंह रावत जी ने इनके कुछ उपजातियों में इनको बांटा हुआ है। अब बारी बारी से इनको समझते हैं। जैसे हमारे धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर सीएम अग्रवाल और डॉक्टर संजय कुमार टमटा, इन्होंने एक पत्र में लिखा है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है, समर्थित भारतीय संस्कृति। उसमें इन्होंने राज्य जनजाति की उपजातियों को 7 भागों में विभाजित किया हुआ है। यह 7 उपजातियां देखिए, ये पहला हमारा घकोटी, दूसरा पंचपाइया, तीसरा हमारा रकाल, पतथाल, गलदियार, बरेत और बारपल्ली। इस प्रकार से इन्होंने राज्य जनजाति के 7 अलग अलग उपजातियां बांटी हुई हैं। देख लीजिए एक बार इसको। और प्रथम है घकोटी, दूसरा है पंचपाइया, तीसरा रकाल, चौथा पतथाल, पांचवा हमारा गलदियार, दो इस प्रकार से भी लिखा जाता है इसे, छठा है बरेत और सातवां है बारपल्ली। इस प्रकार से धर्मेंद्र सिंह, सीएम अग्रवाल और डॉक्टर संजय कुमार टमटा ने राज्य जनजाति की उपजातियों को 7 उपजातियों में बांटा हुआ है। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं कि जय सिंह रावत जी ने जब अपनी पुस्तक उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास लिखा है, तो उसमें भी जय सिंह रावत जी ने कुछ उपजातियों के नाम लिखे हुए हैं। तो उन उपजातियों में हमको फिर 3 नई उपजातियां और देखने को मिलती है, जिसमें कन्याल, बड़वाल, छायाकोरी। यह जय सिंह रावत जी ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। कन्याल, बड़वाल, छायाकोरी। साथ ही जय सिंह रावत जी ने अपनी पुस्तक में पंचपाइया, रकाल और गलदियार, इन तीनों का भी उल्लेख किया हुआ है। आप इन चीजों को लिख लीजिएगा। राज्य जनजाति की उपजातियां हैं। कभी परीक्षा में पूछ लेगा कि गलदियार किस जनजाति की उपजाति है, ऑप्शन दे देगा, थारू, जौनसारी, बोक्सा, राजी। तो ये हमको जरूरी है कि एक बार हम इसको लिख लें, समझ लें। उत्तर होगा फिर गलदियार। सब राज्य जनजाति की उपजातियां हैं। फिर जय सिंह रावत जी ने अपनी ही पुस्तक उत्तराखंड जनजाति के इतिहास में उन्होंने बताया कि राज्य जनजाति मुख्यतः 5 धड़ों में विभाजित है। अब यहाँ पर राज्य जनजाति ने राज्य जनजाति को, जय सिंह रावत ने राज्य जनजाति को 5 धड़ों में अलग अलग विभाजित किया है। अब ये 5 धड़ कौन कौन से हैं, एक बार समझ लीजिए इसको। पहला है हमारा अस्कोटी पाल, दूसरा है डिंसी पाल, तीसरा है बेतड़ा, चौथा एरी और पांचवा क्वेंचला। यह राज्य जनजाति के 5 अलग अलग धड़ है। जय सिंह रावत जी द्वारा 5 अलग अलग धड़, अस्कोटी पाल, डिंसी पाल, बेतड़ा, एरी और क्वेंचला, इनको भी लिख लीजिएगा आप। अब देखिए, राज्य जनजाति में केर व्यवस्था भी है। केर का अर्थ मतलब ये कोई ना ही कोई जाति विभाजन है, ना ही ये कोई गोत्र विभाजन है, ये मात्र एक विभाजन का एक ढांचा है। केर बंधन हमारे टिहरी गढ़वाल में एक गांव का केर बंधन हुआ करता है, जिसमें गांव के लोग एक विशेष अनुष्ठान करके गांव के बाहर पूजा करते हैं। गांव में रोग दुख दर्द, भूत प्रेत की आत्माओं से रक्षा के लिए एक केर। उसी प्रकार से राज्य जनजाति में कई केरों में बटे हुए हैं लोग, परंतु जाति विभाजन नहीं है। नेक्स्ट हमारा परिवार। राज्य जनजाति में परिवार। देखिए, राज्य जनजाति में परिवार पितृसत्तात्मक है, परंतु महिलाओं को भी
पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। महिलाओं की स्थिति उच्च है। जैसे महिलाओं का किसी भी क्षेत्र में निर्णय लेने का पूर्णतः अधिकार है। महिलाओं को तलाक विच्छेद और वैवाहिक संबंध में भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार है। महिलाओं ये मैंने एक प्रश्न लिखा है कि राज्य समुदाय में महिलाओं की स्थिति। अब इसी के अंतर्गत हम समझेंगे। जैसे कि राज्य जनजाति में जो परिवार होता है, राज्य समाज में जो परिवार होता है, उसमें आजीविका का मुख्य जो कार्य करती है वो महिला करती है। महिला जो कि बहुत कठोर परिश्रम करती है, बहुत अपने शरीर के अपने कमजोर शरीर में भी महिला बहुत कठिन से कठिन मजदूरी करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। जैसे राज्य जनजाति की महिलाएं, उनके पास स्वयं की खेती तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पड़ोसी कुमाऊनी गांव में जाकर उनके खेतों में रुपाई, गुड़ाई, कटाई, बुआई और साथ ही लकड़ी काटना, घास काटना, ऐसे कार्यों को वो करते हैं और साथ ही मजदूरी भी। ऐसी स्थिति में महिलाओं को जो भी आय प्राप्त होती है या जो अनाज मिलता है वो उससे वह अपना घर चलाते हैं। जबकि पुरुषों का, जो पुरुष लोग कुछ मजदूरी वगैरह करके कुछ आय प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने आय का अधिकांश भाग अपनी मदिरा पर ही खर्च कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि घर का जो संपूर्ण भार है वो महिलाओं के कंधे पर चला जाता है। महिलाओं की स्थिति राज्य समुदाय में बहुत ही दयनीय है। अभी आगे और समझेंगे हम महिलाओं की स्थिति। साथ ही राज्य समुदाय में बच्चों की स्थिति भी राज्य समुदाय में बहुत ही दयनीय है। क्योंकि राज्य समुदाय में पुरुष और महिला, माता और पिता के साथ ही बच्चे भी परिवार की आजीविका का मुख्य साधन होते हैं। बच्चे भी मजदूरी करते हैं। बच्चों को जानवरों को चराने के लिए विशेष समझा जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं वो लोग। स्कूल है भी तो काफी दूर है, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर इतने दूर है। बच्चे सुबह ही जानवरों के साथ ग्वाला जानवरों को चराने के लिए, राज्य समुदाय के लोग अपने बच्चों को जानवरों को चराने के लिए भेज देते हैं। शिक्षा नहीं है वहाँ। और साथ ही बच्चे मजदूरी भी करते हैं। पापा भी मजदूरी में, मम्मी भी मजदूरी में। अब ऐसी स्थिति में बच्चे घर में, जो घर की बालिका वो घर के काम काजों में व्यस्त है, तो ऐसी स्थिति में उनको पढ़ने का भी समय नहीं मिल पाता है। अभी और समझेंगे हम बच्चों की स्थिति को आगे। परिवार देखिए, प्राचीन काल में राज्य जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा थी। एक समय था जब हमने बताया कि राज्य जनजाति किरातों के वंशज है, तो एक समय ऐसा था कि इनके बड़े परिवार हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद फिर राज्य समुदाय में एकल परिवार प्रथा का प्रचलन बढ़ा। एकल परिवार प्रथा कैसे? देखिए, राज्य समुदाय के लोग जो पहाड़ों की गुफाओं में या दरारों में या किसी सिंगल झोपड़ी जो कि लकड़ी की या कुरी की झाड़ी की बनाकर उसमें मिट्टी पोत के एक सिंपल सी जो झोपड़ी बनाई जाती है उसके अंदर रहते थे, इनका एक परिवार। लेकिन जैसे ही माता पिता अपने बच्चों का विवाह कर देते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि दो विवाहित लोग एक कमरे में रह सकें व्यवहारिक तौर पर। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि उस पुत्र से कहा जाता है कि आप अपने लिए अलग झोपड़ी को ये लोग नाव बोलते हैं। देखिए, झोपड़ी को नाव भी बोला जाता है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। एक अलग ही अपनी झोपड़ी बनाने के लिए कह दिया जाता है, तो वह पुरुष अपनी अलग झोपड़ी और अपना अलग घर, तो यह एक एकल परिवार हो गया। परिवार को कुनुबा भी कहा जाता है। हमने राज्य समुदाय में भी पढ़ा हुआ था, परिवार को कुनुबा भी कहते हैं, लिख लीजिएगा इसको भी। तो राज्य समुदाय में एकल परिवार प्रथा का प्रचलन है। नेक्स्ट हमारा राज्य जनजाति में विवाह। देखिए, राज्य जनजाति में विवाह यह भी उसी प्रकार से है। क्योंकि राज्य समुदाय के लोग वनों में निवास करते थे, बाहरी समुदाय से इनकी काफी दूरी थी, बाहरी समुदाय के संपर्क में नहीं थे, तो इनके विवाह भी काफी साधारण थे। सामान्य तौर पर जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते थे, तो दोनों परिवारों के मध्य एक समझौते के तौर पर उनका विवाह कर दिया जाता था। साथ ही इस जनजाति में कन्या मूल्य या वधु मूल्य का भी प्रचलन था। अब राज्य जनजाति बाहरी समुदाय से अलग रहने के कारण यह अपने ही सगोत्री और करीबी खून के रिश्तेदारों से विवाह करने में मजबूरी रही है। देखिए, राज्य जनजाति के लोगों में चूंकि जंगलों में निवास कर रहे, एक सीमित एरिया में निवास करते थे, बाहरी समुदाय से अलग थे, तो इनके लिए जनसंख्या भी कम थी,
महिलाओं की संख्या भी कम थी, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी रही कि इन्होंने अपने ही गोत्र में इनको विवाह करना पड़ता था, अपने ही खून के रिश्तों में भी इनको विवाह करना पड़ता था। फिर आगे आगे चल के फिर जब इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगी, कुपोषण जैसे शिकार होने लगे, फिर विद्वानों ने बताया कि इनकी जो मृत्यु दर अधिक है, इसका कारण यही है कि इन पर अनुवांशिक जो नए जीन्स है, नए जीन्स का ना आ पाना ही इनकी मृत्यु दर का अधिक कारण यह विद्वानों ने बताया है। हम बात करें कि राज्य जनजाति में विवाह। देखिए, राज्य जनजाति में विवाह जब दोनों वर और राज्य समुदाय में जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों लड़का लड़की अपने माता पिता के पास तरुण की राज्य जनजाति में तरुण एक कंदमूल है, सब्जी बनाई जाती, जमीन से खोदा जाता है, उसको तरुण को खोद कर ले जाते हैं अपने माता पिता के साथ, संपूर्ण परिवार के साथ, तो तरुण को खाते हैं। अब ये राज्य समुदाय में विवाह में पारंपरिक जो विवाह थी, विवाह में तरुण की एक विशेष भूमिका थी। अब ये किस प्रकार से थी, देखिए, राज्य समुदाय में जैसे मान लीजिए कि कोई गांव से कोई लड़के और लड़कियों का दल जंगल की ओर को तरुण खोजने के लिए जाता था, तो जंगल में तरुण को अधिकांश महिला ही ढूंढ पाती थी, लड़कियां ही तरुण के मूल को ढूंढ पाती थी, बहुत अधिक मात्रा में लड़के नहीं ढूंढ पाते थे। उसके मूल को ढूंढना एक बहुत कठिन कार्य है। आपने देखा होगा तरुण जो कि जमीन के अंदर लगता है, उसकी एक बहुत पतली सी एक लता ऊपर को जाई रहती है, परंतु जब तरुण तैयार हो जाता है तो उसकी लता जो उसकी शाखा है वो सूख जाती है, फिर उसके बाद उसका मूल ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन राज्य समुदाय में जो महिलाएं बहुत आसानी से तरुण को ढूंढ लेती थी, उनको तो एक विशेष अधिकार मिल जाता था। जो महिलाएं तरुण के मूल को बहुत आसानी से ढूंढ लेती थी, उनको एक विशेष अधिकार यह मिल जाता था कि वह अपने मन पसंदीदा लड़के से विवाह कर सकती थी। साथ ही लड़के पक्ष के लोग भी ऐसी ही लड़की की तलाश की इच्छा रखते थे जो तरुण के मूल को आसानी से ढूंढ लेती है। और राज्य समुदाय में जब विवाह होता है, विवाह में ये लोग तरुण की एक विशेष भूमिका होती है। तरुण इनके जीवन का मुख्य भोजन भी था। तरुण आगे और भी चीज समझेंगे, इनके कुछ ऐसी कंदमूल है तरुण, और जैसे हमारा गेठी। नेक्स्ट हमारा राज्य जनजाति में विवाह से पहले सांग जाकी और पिठा संस्कार। सांग जाकी और पिठा संस्कार अब विवाह से पहले ही होता हमारा सगाई, उसी प्रकार की यह एक संस्कार है सगाई के समान, पिठा संस्कार और सांग जाकी। और इनमें पलायन विवाह का भी प्रचलन है। राज्य समुदाय में पलायन विवाह का भी प्रचलन है। आप इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा परीक्षा में। विवाह और भी हैं, और हमारे विधवा विवाह है, पुनर्विवाह है, देवर भाभी विवाह है, बाल विवाह है, जीजा साली, ये सभी प्रकार के विवाह हैं इसमें भी। और इनमें वधु मूल्य कन्या शुल्क का प्रचलन भी है राज्य समुदाय में। अब इसका भी कारण है। कारण कैसे, देखिए, क्योंकि राज्य जनजाति की जनसंख्या बहुत कम है और महिलाओं की संख्या भी बहुत कम है, लिंगानुपात बहुत कम है। जैसे महिलाओं की संख्या कम होने के चलते राज्य समुदाय में वधु ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में वधु मूल्य अर्थात कन्या शुल्क का प्रचलन बढ़ जाता है। यहाँ कहा जाता है कि राज्य समुदाय में एक शब्द आता है पलोनी। पलोनी को इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको पलोनी का अर्थ है पालने का व्यय। लड़के पक्ष वाले लड़की के पिता को कुछ रकम देते हैं, जिसको हमने कहा पलोनी या वधु मूल्य या कन्या शुल्क, तीनों एक ही हैं। यह इन चीजों का प्रचलन था राज्य समुदाय में। लेकिन अब राज्य जनजाति के लोग जैसे जैसे बाहरी समुदाय के लोग कौन, देखिए, जैसे हमारे पिथौरागढ़ से जो ये देखने मैंने बनाया हुआ था राज्य समुदाय के लोगों का लोकेशन, मैंने बताया था जो सरयू नदी के जो पूरब वाला जो क्षेत्र है, सरयू नदी के जो पूरब वाला क्षेत्र है, इसको हमने रत्यूस कहा था, रावत क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र माना गया था। बद्रीदत्त पांडे जी ने भी यही बताया है। तो जो ये हमारे पिथौरागढ़ के भूटांतिक क्षेत्र, भोटिया लोग राज्य समुदाय में मिले, कुमाऊनी लोग और इधर से नेपाली लोग, भोटिया, कुमाऊनी और नेपाली लोगों का जब संपर्क राज्य समुदाय से बढ़ने लगा है,
तो अब धीरे धीरे राज्य समुदाय के लोग भी अपनी पुरानी वैवाहिक परंपराओं को धीरे धीरे छोड़ने लगे हैं। अब धीरे धीरे यह भी आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने लगे हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा धर्म। राज्य जनजाति में धर्म। राज्य जनजाति के लोग हिंदू हैं, राज्य समुदाय के लोग हिंदू हैं, लेकिन प्रारंभ में ये इनको हिंदुत्व का ज्ञान नहीं था। अब हम राज्य समुदाय का एक ऐतिहासिक पृष्ठ को देखें कि राज्य समुदाय के लोग जंगलों में निवास करते थे। अब जंगलों में निवास करते थे तो बाहरी समुदाय से अलग थे, बाहरी समुदाय से दूरी थी। बाहरी समुदाय के किसी को व्यक्ति को भी देख के भाग जाया करते थे, इतनी दूरी थी, शर्मा जाते थे। तो ऐसी स्थिति में राज्य समुदाय के लोगों को हिंदुत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इनको धार्मिक संस्कार, कर्मकांड आदि का कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि प्रारंभ में इनको महाभारत, रामायण, इन चीजों से भी ये लोग अनजान थे। तो प्रारंभ में इन्होंने किस प्रकार की पूजा करते थे? देखिए, प्रारंभ में राज्य समुदाय के लोग पूजा, प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा अर्थात ये भूमि की पूजा, वृक्ष की पूजा, पत्थर की पूजा आदि करते थे। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो ये पूजा करते थे, जैसे पत्थरों की पूजा करते थे। बलि प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन इनके मंदिर कोई स्थायी नहीं थे, क्योंकि राज्य जनजाति का जो स्वभाव था ये घुमक्कड़ी स्वभाव था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहने का। यही कारण था कि राज्य जनजाति के लोगों का मंदिर स्थायित्व नहीं थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बाहरी समुदाय से इनका संपर्क बढ़ने लगा तो इनके फिर कुछ देवी देवता और इनके कुछ मंदिर अब दिखने लगे हैं। आज के समय में राज्य समुदाय के मंदिर, इनकी बस्तियों में मंदिरें हैं, मंदिर हैं इनके बस्तियों में। प्रारंभ में इनको हिंदुत्व का ज्ञान नहीं था। राज्य भी प्रकृति की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख देवी देवता, देखिए इनके प्रमुख देवी देवता हमारे बागनाथ, गणनाथ, मलयनाथ, इसको मलयनाथ भी लिखा जाता है। इनके मंदिर हैं अभी वर्तमान में। सेम देवता, देवता भी कहेंगे इनको हम। बागनाथ देवता, गणनाथ देवता, मलयनाथ देवता, सेम देवता, छुरमल देवता, छुरमुल देवता भी कहते हैं, मल्लिकार्जुन देवता और नंदा देवी इनकी देवी है। यह राज्य जनजाति के लोगों का देवी देवताएं हैं। साथ ही राज्य जनजाति लोगों का विश्वास है कि देवी देवता नदी, तालाब एवं पहाड़ की चोटियों में निवास करते हैं। मैंने बताया कि राज्य जनजाति के लोग प्रारंभ में प्रकृति के पूजक थे, अभी भी हैं। इनके देवी देवता नदी, तालाब, कुओं और पहाड़ की चोटियों में निवास करते हैं। राज्य समुदाय के लोगों का ऐसा विश्वास है। नेक्स्ट है हमारा राज्य जनजाति में मृत्यु संस्कार। यह कुछ विशेष है। देखिए, राज्य जनजाति में प्रारंभ में मैंने जब बताया कि राज्य जनजाति के लोगों को हिंदुत्व का ज्ञान नहीं था, जंगलों में जो निवास करते थे उनको बाहरी समुदाय की संस्कृति का परिचय ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अब इनके मृत्यु संस्कार को देखते हैं। राज्य जनजाति के समुदाय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो वो लोग उस व्यक्ति के मृतक शरीर को उसी घर में छोड़कर, उसी झोपड़ी के अंदर या उसी गुफा में छोड़कर उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ देते थे और अपना स्थान बदल लेते थे। यह परंपरा अभी कालांतर तक चलते आई। जब अभी 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में देखा गया, जैसे वर्ष 1973-74 के समय में सरकार द्वारा इनको घर बनवाए गए, इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत इनके लिए घर बनाए गए। लेकिन इन्होंने अपनी वही पुरानी परंपरा के तहत जब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो इन्होंने वो सरकार के द्वारा दिए गए घरों की भी छतों को तोड़कर उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिए। ये इनकी परंपराएं थी। और फिर बाद में जब ये बाहरी समुदाय के लोगों के संपर्क में आए तो उसके बाद इन्होंने मृतक शरीर को या अर्थात शवों को दफनाना और जलाना भी प्रारंभ कर दिया। अब जो विवाहित लोग हैं, विवाहितों के शवों को जलाया जाता है और जो बच्चे और अविवाहित लोग हैं उनके शवों को दफनाया जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि हिंदुत्व का ज्ञान इनको नहीं था तो इनके उसमें कोई संस्कार, श्राद्ध ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा इन चीजों का कोई प्रचलन नहीं था। मात्र ये जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर ये लोग अपने घर की छत पर रोज करीब 9-10 दिन तक ये लोग अनाज, कुछ भोजन और थोड़ा पानी अपने घर की छत में रखा करते थे उस मृत आत्मा के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा
जन्म संस्कार। राज्य जनजाति में जन्म संस्कार, अब यह भी सेम विशेष है। राज्य जनजाति में जब शिशु का जन्म होता है तो उसका नामकरण तुरंत ना रखकर 11 या 21 दिन के बाद ना रखकर 6 महीने के बाद रखा जाता है, यानी फिर 6 महीने के बाद या उससे भी अधिक समय लग जाता है। अब ऐसा क्यों, ऐसी जरूरत क्या पड़ेगी जो कि 6 महीने के बाद नामकरण करना पड़ा या उससे भी लंबे समय के लिए? अब इसका कारण बड़ा दुखद है, क्योंकि राज्य जनजाति में शिशु का मृत्यु दर बहुत अधिक है। राज्य जनजाति में माता पिता को यही विश्वास नहीं कि उनका शिशु जी जाएगा, जीवित रह पाएगा, लेकिन जब शिशु 6 माह तक जीवित रह जाता है तो एक सुनिश्चित हो जाता है, इनको सुनिश्चित हो जाता है कि इस शिशु का जीवन काल अब सुरक्षित है। कारण यह भी है कि राज्य जनजाति के लोगों का मानना है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसके तुरंत बाद 11 या 21 दिन के बाद उसका नामकरण करना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे कारण यही है। दूसरा कारण जो माना जाता है कि राज्य जनजाति के लोगों में 6 माह के बाद क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मृत्यु दर ही है, मृत्यु दर ही इसका प्रमुख कारण है। अब मृत्यु दर कारण है, इसका एक और कारण निकलता है क्योंकि राज्य समुदाय के लोगों का मानना है कि उनका शब्दकोश बहुत सीमित है। अगर 6 महीने से पहले उस शिशु की मृत्यु हो जाती है तो एक नाम व्यर्थ चला जाएगा, ऐसा भी इनका मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन सच्चाई है क्या? सच्चाई यही है कि राज्य समुदाय के बच्चों की मृत्यु दर अधिक होने का। मृत्यु दर अधिक कैसे है? देखिए, राज्य समुदाय में जो मैंने बताया कि महिलाओं की स्थिति चूंकि राज्य समुदाय की महिलाएं बहुत कठोर परिश्रम करती हैं, जब उनके गर्भावस्था के दौरान भी महिलाएं मजदूरी करती हैं, उनके लिए खान पान की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पौष्टिक आहार, गर्भ धारण के दौरान पौष्टिक आहार या कोई उनके विटामिन आयरन इनकी कोई सुविधा नहीं है। मात्र एक रात को ये थोड़ा एक भोजन कर पाते हैं, वरना भोजन भी कम ही, लगभग 80% लोगों को तो भोजन और कपड़ा भी अभी इनको उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो उनको पौष्टिक आहार आदि ना मिलने के कारण शिशु कुपोषित हो जाते हैं। शिशु को जब जन्म भी हो जाता है, जन्म होने के बाद शिशु को समय से टीके न लग पाना, संक्रमण आदि, पौष्टिक आहार न मिल पाना, इन चीजों से शिशु कुपोषित हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। सुनिश्चित ही नहीं हो पाता कि वो शिशु और जी पाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण संबंधी सेवाओं को उनको कोई लाभ ही नहीं मिल पाता है, तो मृत्यु दर बहुत अधिक मात्रा में होता है। साथ ही उनको संक्रमण का भी, क्योंकि सफाई नहीं हो पाती है, सफाई वही उनके जो घर हैं, घर में थोड़ा सफाई नहीं हो पाने के कारण संक्रमण का शिकार अधिक हो जाता है, जहां माता को भी और शिशु को भी मृत्यु का खतरा रहता है। यही कारण है कि राज्य जनजाति में अधिक मृत्यु दर होने के कारण राज्य समुदाय में नामकरण 6 माह बाद किया जाता है। इसका मुख्य तो यही कारण है, शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। नेक्स्ट है राज्य जनजाति में खान पान। राज्य जनजाति की जो पारंपरिक खान पान है, इनको देखिए। राज्य जनजाति लोगों का मुख्य खान पान गेठी, तरुण, तिगुना, थाकीला, वन प्याज और शिकार आखिर तक भी करते थे। अब वर्तमान समय में राज्य जनजाति के लोग तरुण, गेठी देखिए, गेठी भी जमीन से निकलता है। गेठी को ये लोग काट कर उस पर राख लगाकर उसको उबाल कर फिर बड़े चाव से खाते हैं राज्य समुदाय के लोग। तरुण तो आमतौर पर हम लोगों ने भी खाते हैं, हम लोग यूज भी करते हैं, शिवरात्रि के समय पर बहुत अधिक मात्रा में रहता है बाजारों में। राज्य जनजाति की वेशभूषा, राज्य जनजाति की वेशभूषा कोई विशेष वेशभूषा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि जंगलों में निवास करते हैं, बाहरी समुदाय से अलग निवास करते हैं, तो इनकी कोई विशेष वेशभूषा नहीं है। जिस समय ट्रेल का शासन काल चल रहा था, वर्ष 1815 के समय में, तो उस समय ट्रेल ने ही खुद देखा था कि राज्य समुदाय के लोगों को अर्धनग्न और नग्न अवस्था में, यह उस समय की स्थिति थी। तो राज्य समुदाय के लोगों की कोई विशेष वेशभूषा न होकर, जैसे कुमाऊनी परिवार जो हमने पढ़ा था कि उनकी मुख विनिमय अदृश्य व्यापार प्रथा, तो उसमें उनको कुछ मात्रा में कपड़े भी, वस्त्र भी, बाहरी लोगों द्वारा दिए गए वस्त्र, स्थिति बहुत दयनीय है, सभी चीजों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो उन वस्त्रों को पहन के अपनी
जीवन व्यतीत करते थे। छोटे छोटे बच्चों को भी पूर्णतः वस्त्र नहीं मिल पाते थे। प्रारंभ की बात कर रहा हूँ, प्राचीन समय की। तो अब वर्तमान समय में ये भारी समुदाय के संपर्क में आने पर वर्तमान समय की जो वेशभूषा है उन्हीं को पहनने लगे हैं। जैसे पुरुष हमारे थारू समुदाय के लोगों के तरह लंगोटी, कुर्ता पैजामा, टोपी, इन चीजों को पहनते हैं, और महिलाएं वही पेटीकोट, साड़ी, धोती और ब्लाउज, इन चीजों को पहनती है महिलाएं। राजी जनजाति में त्योहार, राजी समुदाय में कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, ये दो इनके प्रमुख त्योहार हैं। एक त्योहार और है इनका, गोरा अट्ठावली, राजी समुदाय का प्रमुख त्योहार है, लिख लीजिएगा। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और गोरा अट्ठावली। राजी जनजाति अपने आवास को रोत्युड़ा कहते हैं। राजी जनजाति के जहां घर हैं, जहां उनकी झोपड़ियां हैं, जहां उनकी बस्तियां हैं, उसको कहा जाता है रोत्युड़ा। जबकि मैंने बताया कि जो सरयू नदी के किनारे का जो पूर्व वाला क्षेत्र है, हमने इसको रोत्यूस कहा, रावत क्षेत्र कहा है। लेकिन जहां इनके आवास क्षेत्र है, झोपड़ी है, इनकी बस्तियां, हमने उसको कहते हैं रोत्युड़ा। राज्य समुदाय में एक नृत्य है। नृत्य भी प्राचीन समय में नहीं था, कालांतर में इन पर एक नृत्य उभरा है जिसको हमने रिंग डांस कहा। रिंग डांस गोल घेरे में थड़िया नृत्य के समान, थड़िया नृत्य गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है, जिसको इसी नृत्य के समान एक राज्य समुदाय में जो नृत्य है उसको हमने कहा रिंग डांस, लिख लीजिएगा। साथ ही राज्य जनजाति राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति है। प्रश्न पूछेगा, राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? राज्य समुदाय की राज्य जनजाति है। और सबसे कम जनसंख्या, 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं है। बहुत चिंता का विषय है इनकी जनसंख्या को लेकर। विलुप्ति की कगार पर है राज्य जनजाति, और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति। राज्य समुदाय के लोग अभी भी अपने अस्तित्व के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक जनसंख्या बहुत कम है। इनके दयनीय स्थिति को अगर हम देखें तो इनके गांव में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इन सेवाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्कूल बहुत दूर दूर हैं। राज्य समुदाय में कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे गगन सिंह रजवार। गगन सिंह रजवार धारचूला विधानसभा सीट से इनको विधायक के रूप में चुना गया था, राज्य समुदाय के पहले विधायक। और महिला जो उभर कर आई राज्य समुदाय में प्रथम मंजू रजवार। कोई बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे भी। मंजू रजवार प्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राज्य समुदाय की महिलाओं में। विकास ही नहीं हो पा रहा है राज्य समुदाय की महिलाओं का। एक तरफ तो उनकी छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है, विवाह के बाद फिर वही गरीबी, अशिक्षा, फिर वही अपने जीवन आजीविका चलाने के लिए कार्य करना। इनके पास अपने बड़े बड़े खेत भी नहीं है, आजीविका चलाने लायक खेत भी नहीं है, पशु पालने के लिए भी जगह नहीं है। स्थिति बहुत दयनीय है राज्य समुदाय के लोगों की। सरकार को चाहिए कि वो राज्य समुदाय के लिए कोई विशेष संरक्षण या विशेष योजनाओं के तहत राज्य समुदाय के लोगों को उनका विकास करें। ये हो गया हमारा राज्य जनजाति पार्ट 2 का वीडियो कंप्लीट। उत्तराखंड की 500 जनजाति को मैंने बारी बारी से बहुत अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है। मैंने कोशिश की है कि उत्तराखंड की जितनी भी किताबें थी जनजातियों से लेकर, और भी काफी मात्रा में रिसर्चिंग कर तो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने की मैंने कोशिश की थी। अब और भी बहुत कुछ है जनजाति में, और भी बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन उसको एक ही वीडियो में समाहित करना बहुत मुश्किल है। अभी मैंने जितनी बताने की कोशिश की हुई है या परीक्षा की दृष्टि से काफी है, पर्याप्त है। और उसके बाद आने वाले समय में एक एडवांस वीडियो होगी सभी जनजातियों की, उसमें जो चीजें छूट गई हैं उन चीजों को उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड की जनजातियों में मैंने एक चीज छोड़ा हुआ है, वह क्या है कि जनजातियों के आंकड़े, कि जनजाति की कितनी जनसंख्या है, उनकी साक्षरता कितनी है, उनका क्रम क्या है, जनसंख्या में क्रम क्या है, शिक्षा क्या है, इन चीजों को मैंने अभी छोड़ा हुआ है। जब कोई परीक्षा पास में आती है, अगर कोई परीक्षा अगर नजीक आती है, तो उसी समय एक नए आंकड़ों के साथ उत्तराखंड की जनजातियों के हम आंकड़ों को समझेंगे कि कौन सी जनजाति बड़ी है, कौन सी छोटी है, बहुत अच्छी तरीके से हम उसमें समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।